हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः मां काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी पार्ट 1 देख चुके होंगे, जेब प्रक्रम का यानी बायोलॉजी का पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, और आज हम लोग लेके आए हैं आप सभी के लिए पार्ट 2 का, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर कोई बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं इसका, तो पार्ट 1 जाके फटाफट देख लीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हुए हैं, आप लिंक पर भी क्लिक करके सीधा पार्ट 1 देख सकते हैं। और पार्ट 1 देख करके इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो आज आप सभी को पता है कि क्लास 10th के बच्चे आज जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जेब प्रक्रम से, जिसमें कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है। चलिए, तो आज का ये सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारे बीच है। कहता है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। इनमें से गुर्दे में उत्पादित मूत्र, गुर्दा किसको कहते हैं भाई? किडनी को। किडनी में जो उत्पादित मूत्र होता है वो जाके कहाँ संग्रहित रहता है? संग्रहित का मतलब होता है जमा होना, यानी किडनी द्वारा जो मूत्र बनता है वह जाके बाद में कहाँ पर जमा रहता है? ऑप्शन नंबर ए है मूत्र मार्ग में, ऑप्शन नंबर बी है मूत्र वाहिनी में, ऑप्शन नंबर सी है मूत्राशय में, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट आप कमेंट कीजिए। और जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग किए थे, 1 से लेकर 50 नंबर तक आप लोग लिखे थे, और प्रत्येक का आंसर आप लोगों को बगल में लिखना है। ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी। फिर उसके बाद कमेंट में बताना है कि आपका 50 में कितना सही हुआ। फटाफट अभी तुरंत, वीडियो के समाप्त होने के तुरंत बाद, ठीक है। चलिए, तो आते हैं इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मूत्राशय में, यानी गुर्दे में उत्पादित जो मूत्र है वो अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ रहता है? मूत्राशय में। इसका करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष ये रहा। कहता है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या O2 मुक्त होती है, CO2 मुक्त होती है, या NO2 मुक्त होती है, या SO2 मुक्त होती है? फटाफट बच्चों बताइए, इनमें से कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CO2। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना। इसका मतलब है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारे बीच ये रहा। कहता है निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? आप सभी को पिछली वीडियो में हम बताए थे कि पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र होना चाहिए, तब जाके इनका पोषण सही तरीके से हो पाता है। अब सूर्य का प्रकाश तीव्र होना चाहिए, तो तीव्र किसका होता है? इनमें से किस रंग का तीव्र होता है गति? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल, बी नंबर इसका करेक्ट सही है, ठीक है। क्योंकि काला होगा नहीं, हरा होगा नहीं, पीला होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाल। यानी सूर्य का प्रकाश का किरण में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है? तो लाल रंग प्रभावी है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। कहता है मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा आहार का कौन सा भाग
का पाचन होता है, यानी मुंह में किस चीज का पाचन होना शुरू होता है। तो बच्चों आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसका पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है, यानी पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। क्या प्रोटीन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, या वसा का, या न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का बच्चा। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, तो बी नंबर कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष ये रहा, कहता है कि क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। किसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है? शायद अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि मुख गुहा के बाद जो ये ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली होती है। ग्रास नली में ही क्या होता है, ग्रास नली में जब भोजन जाता है तो वो सिकुड़ के जाता है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे लच लच के जाता है, और इसी को कहा जाता है क्रमाकुंचन। तो कहता है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? क्लोन में, ग्रासनली में, छोटी आंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? ग्रासनली, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर सही होगा। यानी क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है किसमें? तो ग्रासनली में। क्रमाकुंचन की गति बच्चों किसमें पाई जाती है? तो ग्रासनली में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। कहता है एटीपी का विस्तारित रूप, विस्तारित मतलब फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म बच्चा पूछा है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। आपको करेक्ट आंसर देना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कहता है एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट, दूसरा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीसरा है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एटीपी का फुल फॉर्म है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप लोग समझ चुके होंगे, यानी इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अच्छे से समझना है। कहता है निमोनिया बीमारी, यानी एक बीमारी है निमोनिया, वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आखिर किस अंग से संबंधित है निमोनिया नामक बीमारी? श्वसन तंत्र से, पोषण तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, या इनमें से सभी से? इनमें से निमोनिया नामक बीमारी किस अंग से संबंधित है, किससे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर, श्वसन तंत्र से संबंधित है निमोनिया नामक बीमारी। सर्दी जुकाम खांसी यानी श्वसन तंत्र से ये संबंधित है निमोनिया नामक बीमारी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आप सभी को पिछले वीडियो में हम बताए थे ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों आरबीसी में। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका, या इनमें सभी? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक इसमें से है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में होते हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त होता है लाल, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त लाल, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कॉर्पल्स, और लसिका ये इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का वाहक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है निम्न में से किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है बच्चों? इनमें से कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पक्षी में, ऑप्शन नंबर बी है मक्खी में, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य में, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी में भी नहीं।
बताइए इसका करेक्ट आंसर फटाफट बताइए आप क्या होगा कि कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है किसमें? तो मक्खी में नहीं होता है हीमोग्लोबिन। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। देखिए कहता है पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है। जो पौधे होते हैं उसमें पौधे में जो भोजन यानी पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो भोजन किस रूप में जमा रहता है। आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आपको पता होगा कि 6CO2 + 6H2O मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है ना। यही ग्लूकोज यानी पौधे में क्या रहता है? ग्लूकोज। यानी पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं उसमें मेन रूप से होता है ग्लूकोज। तो कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज में, प्रोटीन में, स्टार्च में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। कभी कभी ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा C6H12O6। याद रहेगा बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि डायलिसिस मशीन द्वारा यानी डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है। बच्चों कहता है कि डायलिसिस मशीन द्वारा, आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो वो क्या कर सकता है? कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस मशीन द्वारा वो अपने रक्त को शुद्ध करवा सकता है। लेकिन ये क्रिया आपको नित्य दिन करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी नित्य दिन या एक दिन छोड़ छोड़ के भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो कहता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब मशीन द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? क्या डायलाइसेट है, या डायलेजर है, या सेल्फेन है, या हीमोडायलिसिस है? इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, हीमोडायलिसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? हीमोडायलिसिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारे बीच ये रहा। कहता है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसमें से कौन से स्थान में चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो बच्चों जाइलम में ऑप्शन है, जाइलम में, फ्लोएम में, जंतु में, या एक कोशिकीय पौधे में। इनमें से किस में चालनी नलिकाएं पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालनी नलिका किस में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोएम में। फ्लोएम में जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। जैसे वृक्क नालिका यानी नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है? किडनी में। उसी प्रकार से चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। क्या होगा? फ्लोएम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। याद रखना है बच्चे आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो आप सभी को पता है कि अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करता है। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से करता है। और अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कुटपाद की सहायता से करता है और ये अपने भोजन को अंदर खींच के और उन्हीं का ग्रहण करते रहता है। तो इसमें से ऑप्शन है शाकाहारी, अंतग्रहण, सर्वाहारी, या स्वपोषी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, अंतग्रहण। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतग्रहण होता है। अंतग्रहण इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। आप लोग याद रखिएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? यानी मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? हम लोगों के मुख से लार निकलता है ना, तो वो लार ग्रंथि की संख्या कितनी है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि लार ग्रंथि की संख्या टोटल है 6। अर्थात 6 का अर्थात है 6 का मतलब हुआ 3 जोड़ी। तो ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछा है? मनुष्य में कितनी जोड़ी? अच्छा जोड़ी में पूछा है ना, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं?
यानी सांस लेने के लिए कितने छिद्र पाए जाते हैं तिलचट्टा में, फटाफट आपको बताना है। इनमें से कितनी जोड़ी श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 8, 10 या 6? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 10। यानी तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं बच्चों? 10। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष ये रहा, कहता है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन सा यौगिक बनाता है? आखिर लाल रक्त कणिका जो होती है वो उसको लाल कौन बनाता है? आपके अनुसार होगा सर हीमोग्लोबिन। आखिर हीमोग्लोबिन तो लाल बनाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण रक्त लाल बन जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या कहता है? पहला कहता है कि लोहा का, तांबा का, लवण का या इनमें से सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा का, क्योंकि लोहा का कलर कैसा होता है? रेड। तो इसका कहता है कि लोहा क्या करता है? लाल रक्त को यानी रक्त को लाल बनाने का काम करता है लोहा। अब लोहा कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं आप लोग आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? फटाफट बताइए, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। बताए थे, पिछला वीडियो में बताए थे पार्ट 1 में। इसका पार्ट 1, ये आप पार्ट 2 देख रहे हैं। ये कौन सा देख रहे हैं बच्चों? पार्ट 2। इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि इसमें दोनों में ऐसे 50-50 VVI क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। यानी टोटल मिला के पोषण चैप्टर में 100 VVI ऑब्जेक्टिव का संग्रह लाए हैं, और ये 100 VVI में गारंटी है कि 10 क्वेश्चन निश्चित आएंगे। 10 क्वेश्चन की गारंटी रखिए, ठीक है? इसीलिए कहते हैं आप सभी को फटाफट एकदम इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इस वीडियो को तैयार करने में। कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है या एमाइलेज है? इनमें से कौन सा एंजाइम बताइए वसा पे क्रिया करता है, वसा का पाचन में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर लाइपेज। लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है, यानी लाइपेज नामक जो एंजाइम है वसा के पाचन में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पौधे हरे क्यों होते हैं? सभी को पता है, क्लोरोफिल के कारण। देखिए इसका आंसर बोलने के, प्रश्न बोलने के साथ ही आंसर आ गया मुंह में कि पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। चलिए फटाफट कहता है, इसमें देखिए ऑप्शन देखिए क्या था, रंध्र के कारण, लवण के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। दिमाग में फिट रखिएगा बच्चों, ये सभी VVI प्रश्न हैं आप सभी के सामने। अगला प्रश्न को देखिए, कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने एक्स पर? आप सभी का फोन में देखिएगा कैमरा का जूमिंग पावर होगा 5x, किसी के कैमरा में 5x होगा, किसी में 10x होगा, किसी में 20x होगा। ये सब कैमरा का पावर है, जूमिंग पावर। तो कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो कितना जूम किया था तो देखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10x पर। 10x पर जूम करके देखा गया था स्लाइड को। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? सी नंबर 10x पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? मंड परीक्षण याद रखिए, स्टार्च का परीक्षण किया जाता है। तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले आखिर उसको अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पत्तों को मुलायम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है बच्चों, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए।
मंड परीक्षण किसके लिए होता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण किया जाता है। यानी मंड परीक्षण में अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है? तो होता क्या है, अल्कोहल में क्लोरोफिल घुल जाते हैं और पत्ती क्या हो जाता है, पत्ती का कलर चेंज हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए क्लोरोफिल पौधों के लिए कितना जरूरी है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। क्लोरोफिल को घोलने के लिए ही क्या किया जाता है, पत्ती को पहले अल्कोहल में उबाला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, कहता है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ऑप्शन नंबर ए है भीतरी, बी नंबर है बाहरी, सी नंबर है पार्श्व और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पिछला वीडियो में बताया गया था कि गार्ड कोशिकाएं क्या होती है। तो गार्ड कोशिकाएं क्या होती है, तो ये जो हमारा बीच में रंध्र होता है, पौधे में रंध्र पाया जाता है पत्तियों में, और पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है और इस रंध्र के दोनों साइड होते हैं गार्ड कोशिकाएं। इसी को कहा जाता है गार्ड कोशिकाएं। तो कहता है गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, भीतरी भित्ति इसकी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। किसकी तुलना में? बाहरी की तुलना में। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, सुनिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस जीव का श्वसन अंग ट्रैकिया है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिनका श्वसन अंग ट्रैकिया है? ट्रैकिया कहाँ होता है बच्चों? ये जो होता है ना, ये यहाँ पर यहाँ ट्रैकिया होता है और ट्रैकिया के पास छिद्र होता है और वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैकिया से सांस कौन कौन जीव लेते हैं? तो बच्चों इनमें से पहला ऑप्शन है हाइड्रा, बी नंबर है स्टारफिश, सी नंबर है कॉकरोच और डी नंबर है पायला। तो इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो क्या करता है, जो अपना ट्रैकिया से सांस लेता है? तो ट्रैकिया में छिद्र होते हैं किस जीव का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर कॉकरोच। कॉकरोच इसका करेक्ट आंसर है। कॉकरोच ट्रैकिया से सांस लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? इसमें से कौन सा जगह है जहाँ भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? तो ऑप्शन है अमाशय में, बी नंबर है पक्वाशय में, सी नंबर है बड़ी आंत में और डी नंबर है इलियम में। आप सभी को बताना इनमें से भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। आप सभी को हम बता दें कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। और ये जो इलियम है ना, इसी हिस्सा में मुख्य रूप से अवशोषण होता है। जो भोजन पच गए हैं उसको अवशोषित, प्रोटीन विटामिन सारे चीज को अवशोषित करने का काम कौन करता है? इलियम। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? डी नंबर इलियम होगा। यानी भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में। अब इलियम किसका भाग है? तो छोटी आंत का। किसका भाग है बच्चों? छोटी आंत का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए हमारे बीच है, कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, याद कीजिएगा। पायरुवेट, पहले पायरुवेट का चेंजिंग होता है पायरुविक अम्ल में। जब पायरुवेट कोशिका का पायरुवेट जब पायरुविक अम्ल में बदलता है, पायरुविक एसिड में बदलता है, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये पायरुवेट से पायरुविक अम्ल में बनने का प्रोसेस होता है कोशिका द्रव्य में। तो कहता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में। तो देखिए पायरुवेट से जो पायरुविक अम्ल बनता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो ये प्रोसेस होता है कोशिका द्रव्य में। इसका करेक्ट आंसर बच्चों बी नंबर होगा, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मानव गुर्दे का आकार, गुर्दा मतलब क्या हो गया? किडनी। मानव किडनी का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है, गोलाकार होता है या सेम के बीच के आकार का होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? फटाफट बताइए। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार का। ये छोटा सा बीज के आकार का होता है। आप सभी को याद होगा किडनी के बारे में। तो ये जो किडनी होता है ना, ये किडनी का जो आकार होता है बस सेम के बीज के आकार का होता है। तो मानव गुर्दे मतलब किडनी का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का होता है। याद रखना है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सभी का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए नंबर है अमाशय में, बी नंबर है छोटी आंत में, सी नंबर है बड़ी आंत में, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पूर्ण पाचन होता है सब चीज का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सब चीज का? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर छोटी आंत में। अभी तुरंत आपको बताए कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होती है। तो चाहे जो भी चीज रहे उनका पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, कहीं देखिए, कहता है निम्न में से कौन एक मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी इनमें से कौन है? मलेरिया नामक बीमारी फैलाता है, इनमें से कौन सा परजीवी? तो उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, या प्रोटोजोआ है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा परजीवी है जो मलेरिया का वाहक है? मतलब निम्न में कौन एक मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी के नाम से कौन जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक मलेरिया परजीवी है। शायद आप लोगों को याद हो तो याद रख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरिया परजीवी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न हमारे बीच ये रहा, कहता है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इनमें से कौन एक पौधा है जो परजीवी है, मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है हमेशा? गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, या अमरबेल, या चीर? इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि परजीवी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर अमरबेल। अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर अमरबेल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? आप सभी को बताए थे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है भैया? ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि एटीपी में फॉस्फेट, जो फॉस्फेट होते हैं वो कितने होते हैं? ट्राई मतलब 3 होते हैं। ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 3। यानी एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है बच्चों? 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? यानी पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा रंध्र से जो जल वाष्प बन के उड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस का नाम है, क्या कहता है? प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, या उत्सर्जन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा बच्चों? वाष्पोत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? इनमें से कौन सा है जो कोशिका का ईंधन है? कहता है प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है, या इनमें से सभी है? तो बच्चों हम आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए कोशिका का ईंधन कौन है? कोशिका को क्या चाहिए? तो कोशिका को चाहिए ग्लूकोज। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिकीय ईंधन क्या है? तो कोशिकीय ईंधन मतलब ये है कि ग्लूकोज है। कोशिका को जीने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। यानी कोशिकीय ईंधन क्या है? ग्लूकोज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? आप सभी को बताए थे स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र ही स्टोमेटा है। और इसके जो होते हैं ना, ये दोनों साइड में होते हैं क्या?
दोनों साइड में होते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या होती है? द्वार कोशिकाएं। अब क्या होता है, ये द्वार कोशिका ही रंध्र को बंद करती है, खोलती है। तो बंद करने और खोलने में किसका योगदान है? द्वार कोशिका का। तो वही कहता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? द्वार कोशिका। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन था चालनी कोशिकाएं, मूल रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ए नंबर द्वार कोशिकाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसमें होता है? फ्लोएम उत्तक द्वारा। कहता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठीक है, कहता है फ्लोएम उत्तक द्वारा। जो फ्लोएम होते हैं पौधे में जो फ्लोएम होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का परिवहन, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में बदलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सुक्रोज के रूप में। यानी फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है बच्चों? तो आंसर होगा इसका सी, सुक्रोज के रूप में। याद रखिएगा बच्चों आप लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? आरबीसी का जीवन अवधि, मैक्सिमम जीवन अवधि उसका क्या होता है? आरबीसी का, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, इसका जीवन अवधि कितना होता है? ऑप्शन नंबर 120 दिनों तक, 180 दिनों तक, 220 दिनों तक या 80 दिनों तक। इसका मैक्सिमम अवधि होता है बच्चों 120 दिनों तक। याद रखना है आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स की जीवन अवधि कितने दिनों तक होती है बच्चों? 120 दिनों तक। याद रखना है आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स की जीवन अवधि कितनी होती है? आपको ये बताना है। यानी 12 से 20 दिन होती है, 2 से 3 महीना होता है, या 20 से 30 दिन होता है, या इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम अवधि इसकी कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? फटाफट बताइए। इसकी जीवन अवधि के बारे में पूछा है, यानी ये कितने दिनों तक जिंदा रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 से 20 दिनों तक। किसी किसी बुक में 13 से 20 दिन भी दिया रहता है, तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है। 12 से 20 दिन इसका करेक्ट आंसर है। 13 से 20 दिन भी रहेगा तो वो भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी, ये तो हम लोग कर चुके हैं 12 से 20 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा ये है, कहता है निम्न में कौन संवहन उत्तक है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक आप सभी को पता होना चाहिए, पौधे में पाया जाता है। पौधों में 2 तरह के संवहन उत्तक होते हैं, बताइए कौन कौन? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, या दोनों, ए एंड बी, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, दोनों। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों है संवहन उत्तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी नंबर। यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है कि संवहन उत्तक कौन है? तो दोनों है, ए एंड बी, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों एक तरह का संवहन उत्तक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? समझे, जल्दी फटाफट आपको बताइए, सोचिए इसमें से क्या होगा जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। ऑप्शन ए नंबर है अग्नाशय, बी नंबर है यकृत, सी नंबर है मास्टर ग्रंथि, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों होगा यकृत। बिल्कुल सही है। इसका वजन ही होता है मनुष्य में 1.5 kg का। स्वस्थ मनुष्य में इसका वजन होता है लगभग 1.5 kg का। यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। अच्छा, ग्रंथि होते क्या हैं? तो ग्रंथि वे होते हैं जो एंजाइम, हार्मोन सबका स्रावन करती है, यानी निकालती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? बताइए फटाफट, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, मैनोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए कि रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, बीपी को किस यंत्र से मापा जाता है?
बीपी को किस यंत्र से मापा जाता है? आप सभी देखे होंगे डॉक्टर आता है और यहाँ पर हाथ के पास एक पाइप टाइप का लगाता है और पंप मारता है, बड़ा मज़ा आता है नहीं? चलिए उस मशीन का नाम आपको बताना है। उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये जो वृक्क है मतलब किडनी है, किडनी को गुर्दा भी कहते हैं। किडनी की रचना किससे हुई है? इसकी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आप सभी को बता दें कि किडनी बना हुआ है किससे? छोटी छोटी वृक्क नालिका से, और जिसे क्या कहते हैं बताइए? कोशिका कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं, नेफ्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? तो उन्हीं वृक्क नालिका को कहा जाता है नेफ्रॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। वृक्क की जो रचना हुई है और क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है। कहता है पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? इनमें से कौन से जगह पे टैनिन होता है? पत्ती में टैनिन होते हैं, जड़ में होते हैं, छाल में होते हैं, या फूल में होते हैं? आप सभी बताइए कि पौधों में टैनिन कहाँ होता है? टैनिन कहाँ होता है बताइए? पत्ती में, जड़ में, छाल में, या फूल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छाल में। यानी पौधों में टैनिन कहाँ होता है? तो पौधों में टैनिन होता है छाल में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, छाल में होते हैं टैनिन। छाल में क्या होते हैं बच्चों? टैनिन। फटाफट याद कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, HCl कहाँ से स्रावित होता है? ये जो HCl अम्ल है शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? फटाफट बताइए। मुख से? कहाँ से होता है? मुख से, यकृत से, अमाशय से, या छोटी आंत से? फटाफट आप सभी बताइए इनमें से किस जगह पर से HCl अम्ल निकलता है? चलिए तो आप सभी के लिए बता दें कि इसका करेक्ट आंसर होगा अमाशय से। आप सभी शायद जानते होंगे कि अमाशय से ही निकलता है HCl अम्ल। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए इनमें से कौन सा बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा होता है, एनीमिया होता है, मधुमेह होता है, या इनमें से कोई नहीं? मधुमेह तो इंसुलिन की कमी से होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? मधुमेह, जिसको आप लोग डायबिटीज भी कहते हैं। एनीमिया, एनीमिया किससे होता है बताइए? आयरन की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया नहीं। और घेंघा किससे होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेंघा बीमारी होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? घेंघा। क्या होगा? घेंघा इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनमें से कौन सा भाग है जो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर वाला भाग है? ऑप्शन ए नंबर है इनामेल, बी नंबर है यकृत, सी नंबर है अस्थि, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बताइए। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कहाँ है? तो सबसे कठोर भाग है इनामेल। दांत का ऊपर वाला हिस्सा, दांत का ऊपर वाला हिस्सा इनामेल है, और यही सबसे कठोर वाला भाग है। दांत का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सबसे कठोर भाग है पूरे शरीर का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनामेल। शायद याद रहेगा बच्चों आप सभी को। चलिए अगले सवाल आपके सामने रहे। कहता है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? आप सभी को बताना है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन बताइए कितना पाया जाता है? 78%, 21%, 0.03%, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 21% ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन होता है 78% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। देखिए 3 प्रश्न यहां से हल हो गए फटाफट। नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 कितने? 0.03%। यानी वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21% इसका ऑक्सीजन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये जो यूरिया है ना, ये यूरिया कहाँ बनता है? आप सभी को बताना है कि आमाशय में यूरिया बनते हैं या छोटी आंत में या बड़ी आंत में या यकृत में, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरिया बनता है यकृत में, जिसको आप लोग कह सकते हैं लीवर। लीवर को ही यकृत कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यकृत में ही बनता है यूरिया। ठीक है, बाद में आप सभी जे इसको देख लीजिएगा। यकृत बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यकृत के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा। यकृत से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? जठर रस का निर्माण इनमें से कहाँ होता है? अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप सभी, जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? तो जठर रस का निर्माण होता है इनमें से किस जगह पे? तो इसमें होते हैं अमाशय में। अब आप बताइए कि जठर रस से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं, क्या क्या नाम होगा? पेप्सिन और रेनिन। क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन, रेनिन कहाँ से निकलते हैं? जठर रस से। जठर रस कहाँ से निकलते हैं? अमाशय में से। चलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, कहता है शुद्ध रक्त का बहाव किसमें होता है? शुद्ध रक्त किसमें बहते हैं? बच्चों सबसे पहले आपको बता दें कि जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला रहता है वो रक्त शुद्ध रक्त कहलाते हैं। तो बताइए शुद्ध रक्त किसमें बहते हैं? धमनी में, सीरा में या दोनों में? ए एंड बी, यानी धमनी और सीरा दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों हम आप सभी को बता दें, इसका करेक्ट आंसर होगा धमनी में। आप सभी को पता होना चाहिए धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। हृदय से शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त को कौन पहुंचाती है? धमनी। तो बताइए धमनी में कौन सा रक्त बहेगा? तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, धमनी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अच्छा, तब सीरा में कौन सा रक्त बहेगा? बताइए सीरा में कौन सा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त बहेगा सीरा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है शुद्ध रक्त का बहाव किसमें होता है? ये तो हम लोग देख लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है केचुआ का श्वसन अंग क्या है? इनमें से बताइए केचुआ। केचुआ जो जीव होते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। ठीक है, ये जो केचुआ है ये जो है ये इसका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, ट्रेकिया है, त्वचा है या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें आपको, तो केचुआ का जो श्वसन अंग है वो है त्वचा। त्वचा द्वारा केचुआ सांस लेती है, यानी केचुआ का श्वसन अंग क्या है? त्वचा। इसका करेक्ट आंसर होगा त्वचा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, किण्वन होती है, इनमें से कोई नहीं? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है बच्चा? बताइए फटाफट। तो दही के जमने में होती है किण्वन क्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा किण्वन। याद रखना है बच्चों, किण्वन एक प्रोसेस है अवायवीय श्वसन का, यानी किण्वन एक प्रोसेस है दही को जमाने का। तो दही को जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। याद रखना बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन इसका करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, आज का आखिरी प्रश्न और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है?
इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि नहीं है? कहता है पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण, अग्नाशय। आप सभी को बता दें ये तीनों ग्रंथि जो है अंडाशय, वृषण और अग्नाशय, ये तीनों ग्रंथि जो है अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। तो इसमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका मतलब है कि ये दोनों प्रकार की ग्रंथि नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, पीयूष ग्रंथि। ये 50 प्रश्न आपका आज क्लियर हो गया। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि इस वीडियो में हम 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 में 50 प्रश्न, पार्ट 2 में 50 प्रश्न, टोटल मिला के 100 प्रश्न हो चुके हैं और आपका ये पोषण चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने का चांस है। तो आप सभी इस वीडियो से यूं ही जुड़े रहें और आज का वीडियो यहीं पर अब हम लोग समाप्त करेंगे। और बहुत लोग इस वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो वो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन का प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।